अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ जो मैं पहुंचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाएं। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई। हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा, ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं, और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे इसलिए उन्होंने कुचला है।
उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया, अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है, आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखे जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नादरीन मामला। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएज हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया, या टाउट्स को बता रहा है वो जो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी, उसके बाद फिर मामला थम गए हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ खित्ते को दोबारा से जंग में धकेल सकती और ये हम सब जानते हैं। और नेतन्याहू अभी तक इस जंगबंदी के ऊपर मुकम्मल तौर पर आमादा नज़र नहीं आता, तो मे भी दोबारा जंग शुरू करने में कोई ना कोई हिकमत अमली हो। बहरहाल इस वक्त जो मुतदाद इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक अमरीकी अफवाज ने जनूबी ईरान में मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबना हुरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कुछ जो पासदारान इनकलाब की वो कहते हैं जी कश्तियाँ थीं, उन्हें तबाह किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही बंदर अब्बास में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल के एक ऐसे ठिकाने को भी हदफ बनाया गया जो अमरीकी जंगी तैयारों को निशाना बना रहा था। दूसरी जानिब ईरान ने जो दावा किया वो ये है कि आज रात बंदर अब्बास के करीब उनकी कश्तियों पर होने वाले हमले में 4 आम माहीगीर हलाक हुए हैं और मकामी मीडिया ने उन हलाक शुदगान की तस्वीरें भी जारी की हैं। ईरानी माहीगीरों की शहादत का ये दावा अमरीकी रिपोर्ट्स के बिल्कुल बरक्स है, जिनमें कहा गया था कि ये फ़ौजी कश्तियों को निशाना बनाया गया है और ये IRGC की कश्तियाँ थीं और उनके ऊपर अटैक किया गया। जबकि अल जज़ीरा के रिपोर्टर अली हाशिम वो ये कहते हैं कि उनकी ईरानी सोर्सेज से बात हुई है और वहाँ से जो उन्हें पता चला वो ये है कि बंदर अब्बास के करीब सुनी जाने वाली शदीद फायरिंग का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब पासदारान इनकलाब ने समंदर में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ौजी कश्तियों पर हमले किए। ये खबर जो है वो अल जज़ीरा के रिपोर्टर बता रहे हैं। अच्छा, वो ये बताते हैं इस हमले में IRGC बहरिया के कई अहलकार शहीद हो गए हैं और ज़राए ने उन्हें मज़ीद बताया कि सूरत-ए-हाल अब भी नाजुक है और वाक़यात अब भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब हमले हुए थे। तो नादरीन, ये एक झड़पों की सूरत-ए-हाल इसको कहा जाएगा। दोनों जानिब से अटैक किया गया। इसमें जो है वो जंगी तैयारे भी इस्तेमाल हुए हैं, इसमें जो है वो ज़मीन से हवा में मार करने वाले रॉकेट्स भी इस्तेमाल हुए हैं और बहरी फ़ौज भी इस्तेमाल हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है।
अब इस नुकसान के ऊपर ईरान जब तफसीली जवाब देगा तो तब पता चलेगा। वैसे भी ईरान ने हमेशा कहा कि हम जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका जवाब ज़रूर देंगे, और ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। अब अगर इसमें ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो देखना होगा कि ईरान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है। मैं बाकी इंटरनेशनल खबरों की तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक एक अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन में मौजूद हैं और उनकी बगल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे हैं। ये कोई जंग नहीं चल रही इस वक्त, पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा, और पाकिस्तान ने जंग फिलहाल लड़नी भी नहीं है किसी के साथ। अभी अमेरिकी सदर चाइना में होकर गए हैं, उनके बाद रूस के सदर चाइना में होकर गए हैं, दोनों के साथ उनका आर्मी चीफ नहीं आया। फिर कुछ अर्सा पहले जो है वो होकर गया था पेड्रो, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है, उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। ईरानी क़यादत भी आई थी, और ईरानी जो सियासी क़यादत है वो भी पहुंची थी चीन में, लेकिन उनके साथ भी उनका आर्मी चीफ नहीं आया। हमारे पीछे रह जाने की जो एक बड़ी वजह ना वो यही है कि हमारे सियासतदानों को कोई भी फैसला करने से पहले मुल्की मफाद में नहीं देखना होता। उन्होंने ये देखना होता है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है या नहीं है। वो बेचारे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं और पाकिस्तान का मफाद कहीं और रह जाता है। भारतीय वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में जाता है, उसके साथ उसका आर्मी चीफ नहीं होता। वो दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है वो खुद बात करता है, उसके वज़रा बात करते हैं। वो अपने आर्मी चीफ को अपनी बगल में या अपने पहलू में बिठाकर नहीं रखता। यूक्रेन गुज़िश्ता 4 साल से जंग लड़ रहा है, और बहुत ताकतवर मुल्क है रूस जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है। जब यूक्रेन का सदर जाता है दुनिया के ममालिक में तो उसकी बगल में भी उसका आर्मी चीफ नहीं होता, हालांकि उसका आर्मी चीफ दुनिया की एक मुश्किल तरीन जंग लड़ रहा है। मगर जब वो ट्रंप को मिलने गया तब भी उसके पहलू में उसका आर्मी चीफ नहीं था। लेकिन हमारे दौरों में तो ऐसा लगता है कि हमारा आर्मी चीफ अपने अर्दली को अपने साथ लेकर आया हुआ है, और वो अर्दली चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह के ऊपर अपने आका की तारीफ़ें करना नहीं भूलता, हर जगह वो तारीफ़ें करता रहता है। तो फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान को मिलता गया। देखिए, इससे फील्ड मार्शल को पजीराई मिलती है, वो दुनिया के काम आते हैं, अमेरिका जो उन्हें कहता है वो करते हैं, वो पॉलिसी उसके मुताबिक बदल देते हैं, और बहुत सारे ममालिक की डिमांड्स को पूरा करते रहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के हवाले से रिलेक्टेंट थे, लेकिन फील्ड मार्शल ने यह फौरी तौर पर कर दिया। अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, उनका एक एब्सोल्युटली नॉट का एक मौक़िफ़ था। फील्ड मार्शल ने वो चीज़ें बदल दी, और फिर आप देखें कैसे अमेरिका की सोच बदल गई पाकिस्तान में जमहूरियत के बारे में और पाकिस्तान में सूरत हाल के बारे में। फिर उन्होंने किस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में करवाया। बहरहाल इन दौरों का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता, टके का फ़ायदा नहीं होता। मीडिया पर ज़बरदस्ती झंडे गाड़े जाते हैं, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। भी पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई, ना तो आपने कश्मीर फतह किया, और ना ही भारत से अपना पानी खुलवा पाए, ना ही दहशतगर्दी ख़त्म कर पाए, ना ही हम अपने हमसायों से ताल्लुकात बेहतर कर पाए, ना ही हमारी मईशत संभली, ना ही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, बल्कि उल्टा क्या हुआ, गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा हो गया। तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ फील्ड मार्शल के दौरों का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, यही चीज़ें अगर आज़ाद तरीके से पाकिस्तानी सियासतदान करें तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। हत्ता कि आप ये देख लें कि DGISPR के मुंह से या फील्ड मार्शल साहब के मुंह से फितनतुल खवारिज अल फितनतुल हिंदुस्तान, ये हम रोज़ाना सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये बात करते हैं, लेकिन ये इतनी सी बात भी अमेरिका को नहीं समझा पाए। इतने दौरे किए, अमेरिका की इन्होंने सारी बातें मानी, उनके कहने के ऊपर इसराइल के साथ बैठ गए बोर्ड ऑफ पीस में, उनके कहने के ऊपर तमाम चीज़ें की जैसे उन्होंने चाहा। तो अमेरिका की हर बात मानने के बावजूद अमेरिका को सिर्फ अपनी एक बात नहीं बता पाए कि एक फितनतुल हिंदुस्तान भी है, यानी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की फौज का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ के ऊपर अमेरिकन को अभी तक कायल नहीं कर पाए, और उनकी हर बात इन्होंने मान ली है। अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी को एक हकीकत बता रहा है। उनका स्टेटमेंट है, निकाल के आप पढ़ लें। तो पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा सिर्फ इस सिस्टम का है जिसे आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, और कुछ सियासी टाउट्स जो हैं वो इसमें सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस खेल में टके का फ़ायदा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ में पाकिस्तान बदकिस्मती से पीछे जा रहा है। अब ये मार्को रूबियो जब भारत में पहुंचे तो मार्को रूबियो का इस्तकबाल कैसा हुआ, यहाँ पे बहुत सारे मनाज़र हैं, मैं वो देख रहा था और हैरान हो रहा था कि अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी जो उनके वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, वो इंडिया के दौरे पे आता है तो एयरपोर्ट पे एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, यानी सिविलियंस हैं वहाँ पे, कुछ दीगर लोग मौजूद हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी है, वो उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। इंडिया का कोई शहर बंद नहीं हुआ, कोई इलाका बंद नहीं किया गया, सड़कें भी खुली थी। अगर ये इधर वाली सड़क से जा रहे हैं तो उधर वाली सड़क खुली हुई है। पाकिस्तान के अंदर पूरा मुल्क बंद करके रख दिया इन्होंने। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को उनके आने की खबर के ऊपर 2 हफ्ते तक बंद रखा। ये हमारी औकात है।
अमेरिका से कोई छोटा मोटा उनका ऑफिसर भी आ जाता है तो फील्ड मार्शल, वजीर आजम, फलाना ढिमकाना, पूरी कैबिनेट लेने पहुंच जाती है। वहां से उनकी खुशामद करते हुए उनको लेकर आते हैं और वापस भी खुशामद करते हुए छोड़ते जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी क्या होती है? यानी जो जितना बड़ा है उसको उतना प्रोटोकॉल आप दें और उस तरीके से उसको आप डील करें। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में और अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मुदाखलत को हमेशा वेलकम किया और वो मुदाखलत हद से ज्यादा बढ़ा दी है। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से। इसके ऊपर ना कुछ आर्टिकल भी छप रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन हालात पाकिस्तान में ये हैं फील्ड मार्शल के दौरों के बाद कि 90 फॉरेन कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर चली गई। ये बात जो है डॉक्टर कैसर बंगाली, ये बड़े शानदार इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा पिछले 5 साल में 90 फॉरेन कंपनियां यहां से चली गई हैं। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रिवर्स FDI हो रहा है इस मुल्क में। ये तो मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। हत्ता कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास हुनर भी है, वो बेचारे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जो डॉक्टर बनता है वो मरीजों की खिदमत करना चाहता है, लेकिन यहां मुस्तकबिल ही कोई नहीं है, यहां पॉलिसी कोई नहीं है। लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। लोग देखते हैं रोजाना नाइंसाफियां हो रही हैं, वो ये देखते हैं उनके बच्चे महफूज नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है। वैसे भी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है, किसी को काम ही नहीं मिलता। अब ये फील्ड मार्शल के दौरों से कम ये तो होना चाहिए था ना कि कम से कम इन्वेस्टमेंट आती। ये खबर मैंने आपके सामने रख दी। एक और खबर ले लें आप। ये UAE के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत दावे कर रही थी और वो गलत दावे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को निकाल रहा है तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि वो सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है, उनमें जराइम पेशा लोग भी हैं, उनके अंदर जो है वो मांगने वाले भी हैं, फकीर भी हैं। अब रॉयटर्स ने इसके ऊपर जो खबर लिखी है वो क्या लिखी है? वो कहते हैं जी हुकूमत ने जो तरदीद की है वो तो अपनी जगह, लेकिन उनकी खबर में बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। 28 फरवरी के बाद, यानी जब हमला किया गया ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसके बाद 7,500 शिया पाकिस्तानियों को UAE से डिपोर्ट किया गया। वो नौकरियों, सामान, हत्ता के अपनी सेविंग्स तक से महरूम हो गए। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये अब कोई पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं कह रहा, ये रॉयटर्स की खबर है और वो ये बता रहे हैं डाटा इकट्ठा करने के बाद। अभी मजीद डाटा भी आ जाएगा आपके सामने और बहुत सारी चीजें आप उनको देखेंगे तो ये भी पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया कि जनाब ये जराइम पेशा लोग वापस आए। यहाँ पे एक खामोशी थी, मैंने आपको बताया था ना कि दहशतगर्दी के मामलात पे रोका गया पाकिस्तान की मीडिया को कि आपने कवरेज नहीं करनी, और साथ में रोका गया है कि आपने UAE के मामले के ऊपर कवरेज नहीं करनी। और एक चीज़ और रोकी गई है कि इमरान खान के दौर से मौजूदा दौर का आपने मवाजना नहीं करना। बड़ी सख्ती से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मना किया है पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को कि आपने मईशत का मैदान हो, अमन व अमान का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, आपने इमरान खान के दौर के साथ मौजूदा दौर का मवाजना नहीं करना। वो दौर और था, ये दौर और है। अब ये कह के वो कोशिश करते लगे इमरान खान के दौर में कोविड आया, पूरी दुनिया तबाही का शिकार हो रही थी, बहुत बुरे हालात थे। इनको तो वो दौर ही नहीं मिला, वरना पता नहीं ये सारे पाकिस्तानियों को ही मार देते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुतालबा किया ना मुसलमान मुल्कों से कि आप फौरी तौर पर अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें, और उन्होंने अपनी इंतजामिया को कहा कि इसका बंदोबस्त करो फटाफट। दोनों अलग अलग मामले हैं। ये जो ईरान का, इसराइल का और अमेरिका का फड्डा हुआ ना, ये अलग चीज़ है। वो जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसी में लपेट के कि जनाब ये मुआहदा हो रहा है, लिहाजा ये वाला मुआहदा भी करो, उसको एक कंडीशन के तौर पे साथ रख दिया। मैं हैरान हो रहा था और इंतजार कर रहा था कि ये जितने दीन के ठेकेदार पाकिस्तान में रहते हैं मौलवी, ये कब बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। तो कोई ठेकेदार नहीं बोला, किसी ने फतवा जारी नहीं किया। यानी इमरान खान को ताने देने वाले जितने लोग थे सारे गायब हैं। ताहिर अशरफी किधर है, मुफ्ती मुनीब किधर है, ये क्यों नहीं स्टेटमेंट देते कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मुतालबा क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आना चाहिए, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए ना। वैसे तो वो आयात सुनाते हैं, वो बताते हैं, लेकिन यहां पे भी बताएं ना कि इसमें कुरान पाक क्या कहता है कि जब जुल्म किया जा रहा हो एक तबके के ऊपर तो वहां पर आपने क्या करना है और किस तरफ आपने जाकर खड़े होना है। कायदे आज़म ने क्या कहा था, पाकिस्तान की असास क्या है, इसके ऊपर बात करें ना। भारत आजकल वैसे ये समझाया जाता है मुख्तलिफ हलकों में बैठकर कि इसराइल को तस्लीम कर लेने में पाकिस्तान का फायदा होगा। ये बार बार समझाया जाता है, ये बात बार बार की जाती है और लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कायल किया जाता है। 2-4 लोगों ने मेरे से भी एक दफ़ा ये बात की थी, मैंने शटअप कॉल दी थी कि यार देखो ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तानी इसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि आप फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, वो मुतमईन नहीं हो जाते, तो हम कौन होते हैं कि हम मुतमईन हो जाएं यहाँ बैठ के। सऊदी अरब का भी यही मौक़िफ़ है
कि पहले फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए, उन्हें मुतमईन होना चाहिए। अब यहां पे तो एक से एक नई गेम हो रही है। ये एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं, एक नई साजिश इसको करार दिया जा रहा है जो बुनी गई है, और इसके अंदर जो खेल है वो क्या है। ये मिडिल ईस्ट आई ने ये खबर ब्रेक की है और ये एक बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल एक ऐसे मंसूबे पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत मस्जिद अक्सा पर उर्दन की तारीखी कस्टोडियनशिप उसे खत्म कर दिया जाएगा। यानी इस वक्त उर्दन के कंट्रोल में है, उसे खत्म कर रहे हैं। और इस मंसूबे के मुताबिक इस्लामी औकाफ की जगह पर इसराइल की हमायत याफ्ता एक नई बॉडी कायम की जाएगी जो इस मुकद्दस मुकाम को एक कसीरुल अकीदा मरकज में तब्दील कर देगी, जहां यहूदियों को इबादत की वसी तर रसाई दी जाएगी। इसराइली निगरानी इसको हासिल होगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ट्रंप इंतजामिया की ख्वाहिश है कि मस्जिद अक्सा की मुस्लिम शनाख्त को ख़त्म करके इस जगह को एक ऐसे तारीखी सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया जाए जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत की मेज़बानी कर सकें। यानी अब ये जो एक शनाख्त है मस्जिद अक्सा की कि ये मुसलमानों का एक मुकद्दस मुकाम है, वो शनाख्त ख़त्म की जाएगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी। वो बॉडी इसराइल की निगरानी में काम करेगी और इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और ये एक सियाहती मुकाम में कन्वर्ट हो जाएगा और सबको इजाज़त होगी और वो बॉडी फैसला करेगी कि किसने जाना और किसने नहीं जाना। अब इसके ऊपर बोर्ड ऑफ पीस में कौन आवाज़ उठाएगा, कौन उठाएगा आवाज़, कौन इस पर बात करेगा? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस पर बात करेंगे जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है? लेकिन वो तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, वैसे इसके ऊपर उन्हें बात करनी चाहिए, या हमारे मौलवी कम से कम इस पर बात करें जो दीन के ठेकेदार बनते हैं। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान में ना एक जो ताकतवर है ना उसी को रहने का हक है। मैं आपको एक मिसाल देकर अभी बताता हूं। अगर आप ताकतवर है आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए फौज के साथ, और आपके पास ताकत होनी चाहिए, पुलिस वाले आपके वाकिफ होने चाहिए, अदालत के अंदर जजेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आप पाकिस्तान में रहें, जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। रूल ऑफ लॉ के साथ आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। शरीफ आदमी का गुजारा ही नहीं है, अपनी इज्जत बचाना वहां पे मुश्किल है। ये हालात पैदा हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के अपार्टमेंट के मालिकान को बेदखल नहीं किया जाएगा। आप अंदाजा करें, जब अमीर आदमी के गिरेबान पे हाथ डला, जब अमीर आदमी को पकड़ा गया और पूछा गया कि इल्लीगल जगह है जनाब खाली कीजिए, तो हाई कोर्ट बीच में आ जाती है। इसी शहर में यहां से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हजारों गरीबों के मकानात खाली करवा के गिरा दिए, हजारों गरीबों को बेघर कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट नहीं जागी, किसी अदालत ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि वो गरीब थे, वो बेसहारा थे, उनका कोई वाली वारस नहीं था। और जो आदमी इस मुल्क में जब भी कभी गरीब का वाली वारस बना है, उसे या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना दिया गया या उसे इमरान खान बनाकर निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। जो भी